बाद तबाही की। अगस्त का महीना खत्म हुआ, सितंबर भी चलता रहा और सितंबर में हम पूछ रहे थे कि आखिर क्यों बाढ़ बारिश थम नहीं रही और क्यों प्रकृति का कहर जारी है। अब भारी बारिश के बाद ठंड रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार बैठी है। इस बार हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ सकती है। ला नीना की वापसी की आहट से हलचल तेज हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद कोलकाता में तो जलभराव हो गया। गुजरात में भारी बारिश के कारण डांग समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके साथ ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अब एक्टिव है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर 13 और 20 सितंबर को 2 मामूली ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। या आखिर हो क्या रहा है? प्रकृति कहर बरपा रही है। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं वो प्रकृति के अलग अलग रूप इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ ला नीना की वापसी की आहट अब तेज हो गई है। कोलकाता में बाढ़ से हाहाकार है। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी एक्टिव हो गया है। तो ये सब कुछ क्या है? प्रकृति क्या संदेश देना चाहती है? इसका बड़ा संकेत क्या है? और जो हमने देखा प्रिडिक्टेड, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर में भी बारिश लगातार कहर बरपाती रही। अलग अलग जगह बादल फट रहे हैं, तबाही बड़ी है, जल जमाव है और अलग अलग तरह की परेशानियां लोग देख रहे हैं। कभी लैंडस्लाइड, कभी बादल फटना, तो कभी भारी बारिश होना। ऐसे में ला नीना की वापसी से अब आहट इस बात की हो गई है कि इस बार जो ठंड होगी वो भी प्रचंड होगी, हाड़ कपा देने वाली होगी। यानी जिस तरीके से बारिश जरूरत से ज्यादा हुई है, वैसे ही अब बारिश के बाद ठंड भी जरूरत से ज्यादा होने वाली है। साथ ही अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी का फटना भी एक बड़ा संकेत है प्रकृति के कहर से जुड़ा हुआ। इसको लेकर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात भी करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इन सब घटनाओं के मतलब और मायने पर्यावरण के लिहाज से कैसे हैं, और अगर इस बार ठंड कड़ाके की पड़ने वाली है तो फिर क्या कुछ विकल्प आम लोगों के पास बचे हैं, और ये क्या कनेक्शन है। और अगर बारिश ज़्यादा हुई है, अगर ठंड आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा होगी, तो क्या आने वाले वक्त में गर्मी भी उसके तरीके से ज़्यादा होने वाली है क्या? यानी कि कंपैरेटिवली बाकी सीजन से ज़्यादा क्या गर्मी भी होने वाली है? ये तमाम सवाल एक्सपर्ट से जानेंगे। ला नीना को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। ला नीना की वापसी की आहट से हलचल। भारी बारिश के बाद ठंड दिखाएगी रौद्र रूप। भारत में पड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड। इस बार मॉनसून ने जमकर कहर बरपाया है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी, लोगों की जिंदगियों पर ब्रेक लगा दिया। अब भारत और उसके पड़ोसी देशों में मॉनसून का सीजन खत्म होता दिख रहा है, लेकिन भारी बारिश के बाद अब ठंड अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार बैठी है। इस बार हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ सकती है। ला नीना की वापसी की आहट से हलचल तेज हो गई है। सर्दियों के आने से पहले इस बात की चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या बारिश की तरह इस साल का ठंड भी ज्यादा होगा ला नीना के कारण, और ये बहस ला नीना के कारण ही छिड़ी हुई है। ला नीना एक जलवायु परिघटना है जिसका इस साल सर्दियों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ला नीना ठंडी जलवायु का प्रतीक है। ला नीना अल नीनो के उलट होता है। ला नीना एक ठंडी जलवायु की घटना है। ला नीना एक स्पेनिश शब्द है। ये अल नीनो के विपरीत परिघटना है। वायु दाब सामान्य से ज्यादा होने पर ला नीना की स्थिति बनती है। अल नीनो प्रशांत महासागर के तापमान को बढ़ाता है, जबकि ला नीना इसके विपरीत कम करने का काम करता है। इसका सीधा असर वैश्विक मौसम पैटर्न पर भी पड़ता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि ला नीना इस साल वापस आने की 71% तक संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में नवंबर और दिसंबर महीने में सामान्य से ज्यादा पारा गिर सकता है। शीतलहरों की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ला नीना के वापस आने की 71% तक संभावना है। इतना ही नहीं, सामान्य से ज्यादा इसमें पारा गिर सकता है और शीतलहरों की भी संभावना इसमें बढ़ सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार जानते हैं कि किन राज्यों पर ला नीना का सबसे ज्यादा असर दिखेगा। पंजाब, इसी के पास सटे हरियाणा और दिल्ली पे भी इसका असर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसका तगड़ा असर देखने को मिल सकता है। ला नीना का भारत में भी असर पड़ सकता है। इस खबर से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कुदरत का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। मूसलाधार बारिश के बाद ला नीना के चलते अब कड़ाके की ठंड भी दस्तक देने वाली है। तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। शीतलहरों की अवधि बढ़ सकती है। इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी ज्यादा हो सकती है। इस संभावित सर्दी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पहले से ही तैयार रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और गरीब तबके के लोगों के लिए ये सर्दी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सरकारी एजेंसियों को भी ठंड से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी अंतिम पूर्वानुमान जारी करना बाकी है, लेकिन ला नीना की संभावनाओं को देखते हुए इस सर्दी के लिए पहले से ही तैयार रहना समझदारी होगी। प्रकृति के इस बदलाव के सामने मानवता एक बार फिर से अपनी तैयारियों की परीक्षा देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जिस तरीके से ये सभी संकेत मिल रहे हैं और ला नीना का जिक्र हो रहा है, चिंताएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन इन्हीं चिंताओं को करीब से समझने के लिए, आसान भाषा में अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ में एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। पर्यावरणविद के तौर पर अनिल सूद जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, चूंकि हम तो आम लोग हैं, आम भाषा में ही इस खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या उसके इम्पैक्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, ये ला नीना है क्या, ये क्या घटना है और क्या इससे डरने की जरूरत है? एक ये नेचर का प्रोसेस है। पहले जब एल नीनो आया था तो खूब बारिश हुई थी और ये एक्सपेक्टेड था कि चेंज ऑफ वेदर और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है ये आगे चल के बढ़ेगा ही। तो ला नीना जो है, चूंकि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है तो और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी जो ठंडी हवाएं नमी से भरी हुई जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं सब तरफ बारिश का प्रकोप बढ़ा हुआ है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। तो इसलिए आने वाले दिनों में ला नीना की वजह से जो मॉइस्चर की वजह से ठंड जरूर बढ़ेगी और इससे जो है आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप भी बढ़ेगा और बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होगी ये। कई जगह ऐसी होंगी जहां के कभी सर्दी नहीं पड़ी तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी और कई जगह ऐसी जहां सर्दी ज्यादा होगी, होती थी, वहां सर्दी नहीं पड़ेगी। हाँ। आपने हाल ही में देखा होगा कि इवन लेह लद्दाख में भी मौसम से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई थी 2-3 महीने पहले। तो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में जब बर्फ को थोड़ा जमने में टाइम मिल जाता है, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा जनवरी तक स्नोफॉल नहीं होता था। हाँ। और उसकी वजह से बर्फ जल्दी पिघल जाती थी क्योंकि उसको सेटल होने में टाइम नहीं मिलता था। अब की बार आप देख रहे कुछ एक एरियाज में स्नोफॉल जो है वो शुरू हो चुका है और ये बर्फ जब तक जो है इसको जमने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो एक तरह से ये इंडिकेटर है कि आने वाले समय में तापमान में कमी आएगी। अच्छा, आने वाले वक्त में तापमान में कमी आएगी, यानी कि ठंड प्रचंड पड़ने वाली है, इसके लिए तैयार रहें। लेकिन ये जो अलग अलग वक्त पर क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपने कहा कि कभी बर्फ पहले पड़ती है, कभी बाद में पड़ती है, कभी मौसम बदल रहा है, कभी अनप्रेडिक्टेबल दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये बदलाव किस तरफ संकेत दिखा रहे हैं? देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो 2020 के बाद रेन पैटर्न बदला है और 2020 के बाद रेन पैटर्न बदलने के साथ साथ रेन की प्रेडिक्टेबिलिटी भी जो अनसर्टेन हो गई और कई एरियाज ऐसे राजस्थान में जहां कभी बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ भी आई है। और आप अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग, मेघालय में खास करके चिरापुंजी में बारिश नहीं हुई कुछ साल,
तो वहां पानी की खासी कमी हो गई थी और 7 सिस्टर फॉल्स जो हैं वो सूख गए थे। हाँ। तो ये सारा हमने एक तो क्लाइमेट चेंज तो है ही है, इसके साथ हमने जो है लोकल डिस्ट्रक्शन इतनी कर दी है जिसको कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन इतनी कर दी है जिसकी वजह से तापमान पहाड़ों में भी बदल गया है। तो जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, आंखें बंद करके ये सोचते रहेंगे कि साइंटिस्ट जो हैं ये गलत बोल रहे हैं, साइंस नाम की कोई चीज नहीं है और ये ब्यूरोक्रेटिक प्लानिंग चलती रहेगी, हमारे ये खतरे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी के फटने की घटना सामने आई है, अच्छा बारिश भी हम चूंकि हर बार सीजन में देखते थे और अगस्त खत्म होते होते बारिश खत्म हो जाती थी, अभी सितंबर चल रहा है, बारिश बहुत हो रही है और इस बार बारिश बड़ी परेशानी अलग अलग स्टेट्स में लेकर आई है। इन्हें ज्वालामुखी की फटने की घटनाओं से जोड़कर क्या देखा जाना चाहिए? ओवरऑल क्या ये मौसम में बदलाव किसी भी तरीके का खतरा है क्या? क्योंकि जब भी कुछ बदलता है ना, लोग डरने पहले लगते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर डर है तो समझाइए, अगर डर की बात नहीं है तो वो भी समझाइए। देखिए, डर की बात तो ये मौसम जो ठंड में प्रिकॉशन लेने हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे आम आदमी को, जहां तक मैं समझता हूँ। और जब हम इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो हमारे भारत में ना तो इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस है ना ही अवेयरनेस है। क्योंकि हम लोग जो हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये साइंस को तवज्जो देने की बजाय ये एसी ऑफिसेज में बैठ के प्लानिंग करते हैं, गूगल से सर्च कर लिया, इधर से सर्च कर लिया, हमारी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। हमने हाल ही में इवन JNK में भी देखा कि कलर IMD के पास कलर डॉपलर नहीं है और जितने हैं वो इनसफिशिएंट है। ये हमने JNK में हाल ही में देख लिया है और यही हाल हमारा IMD प्रेडिक्शन का, वो प्रिपेयर्ड नहीं है। साइंटिफिक डाटा सिमुलेशन का इनके पास मैकेनिज्म नहीं है, चाहे ये कुछ भी कहते रहे, ये सब नजर आता है। आप देख लीजिए, आज बॉम्बे में भी कितनी बारिश हुई है, कलकत्ता में भी कितनी बारिश हुई है। तो ये सारा इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस नहीं है हमारे पास। हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो, और जो आप कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स का काम भी है या फिर जो इससे संबंधित विभाग हैं वो भी एसी रूम में बैठकर सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं या गूगल कर लेते हैं। अच्छा, चूंकि हम एनवायरनमेंट पर बात कर रहे हैं, चेंजेस पर बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा हुई है, अगर ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा भीषण पड़ने वाली है, तो फिर उसके आगे का सीज़न क्या गर्मी भी ज़्यादा होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये विशियस साइकिल है। अगर ठंड ज्यादा होगी तो गर्मी भी ज्यादा होगी। ये ऐसा नहीं है कि गर्मी ज्यादा नहीं, क्योंकि आप किया क्या है, हमने सारे जंगल साफ कर दिए हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ की जो टेम्परेचर रिटेंशन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर रेडिएट करेगा। हमने सब जगह तो हीट आइलैंड सिटीज में बना दिए हैं। कोई भी सिटी मेरे को आप बता दिए जो आज की डेट में हीट आइलैंड नहीं है। हमने फॉरेस्ट की जगह कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए। अंडमान निकोबार को हम रीडेवलप करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? अभी जो आप बातें बता रहे हैं ना, मुझे स्कूल टाइम याद आ रहा है। मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, ये जब हम छोटे होते थे तो बताया जाता था ओजोन लेयर या उसमें छेद होना, या फिर क्यों पेड़ ज़रूरी हैं, क्यों हमें अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान रखना है, क्यों पेड़ पौधे लगाने हैं और उसका नतीजा क्या होगा। तो आज वही सब स्थिति है। अच्छा, इन सब सिचुएशन को लेकर आगे मैं आपसे पूछूंगी कि अगर बरसात में ये सीज़न में वक्त आगे बढ़ गया है, यानी कि अगस्त के बाद सितंबर में भी बारिश हो रही है, तो सर्दी कब से कब तक रहेगी और क्या गर्मी के समय में भी बदलाव होगा? लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर 13 और 20 सितंबर को 2 मामूली ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर है। दरअसल बैरन द्वीप में 8 दिन के अंदर 2 बार छोटे छोटे ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ज्वालामुखी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ज्वालामुखी से अभी भी लगातार लावा निकल रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पोर्ट ब्लेयर से समुद्र के रास्ते करीब 140 किलोमीटर दूर। और
कम दिनों में 2 बार ये घटना हो जाना, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाना, ये चिंताओं को बढ़ा भी रहा है। वीडियो देखकर तो कुछ ऐसा ही हम आम लोग आकलन कर सकते हैं। तो मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ लेती हूँ, अनिल सूद जी, चूंकि ज्वालामुखी विस्फोट का वीडियो भी हम दिखा रहे हैं और कम अंतराल पर 2 बार ये विस्फोट हो जाना, ये इंडिकेशंस क्या हैं? और अगर बरसात का टाइम लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, यानी सितंबर में भी ये हो रहा है, तो सर्दी कब से कब तक हो सकती है, क्या प्रिडिक्ट करेंगे? और गर्मियों का भी क्या टाइमिंग वो चेंज हो जाएगी क्या आगे? जी, आप अगर देखेंगे तो वो हिमाचल, एंटायर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ में जो है सीवियर कोल्ड होगा। हालांकि इसके पीरियड में भी पहले जो अप्रैल तक ठंडक रहती थी, मार्च अप्रैल तक ठंडक रहती थी, नॉर्मली नवंबर से। बचपन में तो खैर अक्टूबर में आधी बाजू के स्वेटर पहने जाते थे और वो चलते थे आपके मार्च अप्रैल तक। धीरे धीरे ये टेम्परेचर चेंज की वजह से जनवरी से लेके फरवरी तक सर्दी सिमट के रह गई थी और बसंत आते आते गर्मी आ जाती थी। अब जैसे ही आपका अक्टूबर में अगर सर्दी शुरू होती है तो फरवरी मार्च तक इसकी उम्मीद है चलने की, और उसके बाद जब टेम्परेचर चेंज होगा वो भी उसी रेशियो में, गर्मी भी उसी तरह बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जब आप धरती सरफेस जब ठंडा होता है तो उसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो सर्दियों में चूंकि सरफेस ठंडा है और इस बार स्नोफॉल भी हो गया है, रेन पैटर्न भी बदला हुआ है, ह्यूमिडिटी भी है, तो कुल मिला के ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सर्दी के बढ़ने की तरफ इशारा करते हैं। जैसे ही सर्दी कम होनी शुरू हुई, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो सरफेस टेम्परेचर भी उसी हिसाब से चेंज होगा। तो उस टेम्परेचर, आज की डेट में बहुत से सिटीज ऐसे हैं हमारे भारत में जिनमें डे एंड नाइट टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम रह गया। तो दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड हीट आइलैंड। तो जब आपने हीट आइलैंड बना दी तो नेचुरली गर्मी भी बढ़नी है और गर्मी की ड्यूरेशन भी बढ़ेगी। कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो आज भी नेचर को लेकर काम कर रहे हैं और इस तरह के शोज भी हम इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपर्ट्स के जरिए इन सब रीजन का पता लगा सकें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज पहुंचे कि पेड़ पौधे